हेलो गाइज, ट्रिनिटी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें भी PYQ सीरीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से BPSC में तो सवाल कम पूछते हैं, वो पूछते हैं तो बड़ी मज़ेदार सवाल पूछते हैं। अभी तक जो देखा गया है ट्रेंड, जो गुप्ता पीरियड है और पोस्ट गुप्ता पीरियड है, इससे सवालें कम आती हैं। आती हैं तो दो तीन फेमस सवालें आती हैं जो मैं बता दूंगा यहाँ पे आपको। टर्म VVI नोट डाउन। इसके पहले मरणोत्तर तक जो है BPSC क्या करती है, मैक्सिमम सवाल पूछती है। मोर समाज तक, मरणोत्तर में भी कम एक दो सवाल, और गुप्त में भी कभी कभी, गुप्त में कभी कभी नहीं, हर साल आती है। मरणोत्तर से कम आते हैं, एक साल तो आना ही है गुप्त काल से। चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक में। 1 ट्रेनिंग गारंटी। एक काम आप लोग जरूर करें, सेशन को शेयर कर दें जो दोस्तों के बीच में, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो ट्रिनिटी क्लासेस पे विश्वास कीजिए आप लोग और इसको शेयर सेशन कीजिए, लाइक ठोक दीजिए, कमेंट जरूर क्या कीजिए कि क्या डिमांड है आपकी। प्लस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें PDF फाइल पड़ी होती है, और भी जो नए नए चीज़ें होती हैं उनकी PDF फाइल डाल दी जाती है। और भी जो कोई डिमांड हो तो आप कमेंट कर सकते हैं आप उसके लिए, ठीक है। और जो नए बच्चे जुड़े हों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद। और आते हैं इस पे, गुप्त और गुप्तोत्तर युग। देखिए ऐसा है ना कि ये जो दिख रहा है ना, कि लाल ब्लैक पे लाल कलर जो लिखा है ना, तो जो बच्चा है मेरा, जो टेक्निकल वाला बच्चा है, उसको वो लाल बहुत पसंद है। इसने लाल लाल ललऊ कर दिया है। गांव से ललऊ कहा जाता है, तो ललऊ कर दिया है इसने। अच्छा भी लग रहा है क्या? गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया था? शासन किया था बताइए। 319 से 50, 319 से 24, 325 से 75, 566 से 597 ईस्वी। 319 से 500 ईस्वी तक। 334, 319 से 500 तक, और 319 20 ईस्वी को क्या बोलते हैं? गुप्त संवत बोलते हैं हम लोग, गुप्त संवत बोलते हैं। अच्छा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। अच्छा, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? श्री गुप्त का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? गुड, प्रभावती गुप्त के पुनः प्रशस्ति अभिलेख में। पूरी गुप्त वंश की वंशावली मिलेगी इसमें। पुनः ताम्रपत्र अभिलेख जो है, ताम्रलेख, इसमें पूरी वंशावली मिलेगी इसमें। निम्नलिखित शासकों में किसने एक 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया है? 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया है, बताओ। परवरसेन। और ऑप्शन लीजिए। पुष्पमित्र शुंग, परवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। परवरसेन प्रथम जो है 4 अश्वमेध यज्ञ किया है, और पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। परवरसेन प्रथम 4 अश्वमेध यज्ञ किया था, और वाकटक शासक था, वाकटक का शासक था। अच्छा, इसी में परवरसेन 2 आता है, परवरसेन 2, परवरसेन सेकेंड, जिसने एक पुस्तक लिखी थी सेतुबंध, सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना की थी, ग्रंथ की रचना की थी, नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था इसको? विंस्मेट स्मिथ ने किस बुक में कहा था? इसने पूरी व्याख्या कर दिया इस बुक में। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री
ऑफ इंडिया में उसने पूरी इनकी गाथा व्याख्यात कर दी और कहा ये भारत का नेपोलियन है। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त था, बताना है किस एक राजा का नाम देवगुप्त था। उसके अलावा उसका नाम देवराज भी था, देवश्री भी था, देवश्री भी था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये नहीं, विक्रमादित्य नहीं। हाँ, विक्रमादित्य था, वो तो नाम है ही, अन्य नाम चल रहा है। और विक्रमादित्य भी इनका नाम था, विक्रमादित्य भी था। यानी देवताओं से उत्पन्न, देवताओं से अपने आप को जोड़ लिए थे लोगों ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी, वह कौन शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और श्रीगुप्त। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? तो शासक था समुद्रगुप्त, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और ये मिलता है नालंदा के ताम्रपत्र लेख में, नालंदा के ताम्र लेखों में इसका जिक्र किया गया है। इसके बारे में एक दो बात और जान लीजिए। इसके अलावा इसने कौन कौन उपाधि धारण की थी? व्याघ्र की धारण की, व्याघ्र, पराक्रम, पराक्रम, पराक्रमांक, क्रमांक, व्याघ्र, पराक्रमांक। उसके बाद अपृहत, और इसको बीना वादन इसके सिक्कों पे मिलता है। चलिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में किससे एक संबंध था? किससे एक संबंध था, बताना है। महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जिसको लिखा किसने था, रचनाकार कौन था, रचना किसने किया द्वारा? इलाहाबाद हरिसेन द्वारा किया गया था, या प्रयाग प्रशस्ति कहें इसको, या प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, जिसमें उसकी पूरी विजयों का वर्णन की गई है। वो किसके द्वारा लिखा गया है? चंपू शैली में लिखा गया है। खासियत है चंपू शैली में, चंपू शैली में लिखा गया है। उसके 5 विजयों का उल्लेख किया गया है। और ये कौन होगा? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। पृथ्वाया प्रथम वीरा उपाधि किसकी है? पृथ्वाया प्रथम जो वीरा उपाधि है किसकी है, बताना है आप लोग को। समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की उपाधि है ये। चलिए, निम्नलिखित में से कथन पे है उसका विचार करना है और बताना है कि सही उत्तर कौन सा है इसमें। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। वो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता भी था। बताइए इसमें क्या होगा? दूसरा गलत है, 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। दूसरा क्यों गलत है? देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा था? विशाख दत्त द्वारा कृत देवी चंद्रगुप्तम था, जिसमें रामगुप्त की चर्चा की गई है। और इसी में जिक्र किया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी पत्नी ध्रुव देवी से शादी भी कर लिया था। इसी ध्रुव देवी से प्रभावती गुप्त उत्पन्न होती हैं। सूची 1 को 2 से मैच कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए दक्षिण भारत के राज्य हैं और उसके राज्य ये समकालीन राज्य है। बताइए, तो बताइए कि क्या कौन इसमें होगा? धनंजय
नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगोप, अवमुक्त, कांची, कुशलपुर, पल्लाक्य। एक समय विष्णुगुप्त जो था कांची का राजा था, इसी से मैच हो गया। डी का 2, यानी धनंजय जो था वो कुशलपुर का था, नीलराज जो था अवमुक्त का था, उग्रसेन जो था पलका का था, पलका का। ये उत्तर प्रदेश विशेष का पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली के कुबतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में स्थापित की गई है? और इसमें कहा जाता है इसने बंग को जीत के आके यहाँ पे लौह स्तंभ स्थापित किया था, वो राजा कुंद था। चंद्र के बारे में जिक्र मिलता है इसमें। चंद्र के बारे में हुनों ने प्रथम आक्रमण किया था किसके शासन काल में? हुनों ने स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया था। और किस अभिलेख में मेंशन इसका? भीतरी स्तंभ अभिलेख में। भीतरी स्तंभ अभिलेख में मेंशन है। और इसको इसीलिए सक्रादित्य भी कहा जाता है। क्या? कर्मादित्य। कर्मादित्य भी कहा जाता है इसको। नहीं, कर्मादित्य इसका उपाधि थी। और सक्रादित्य भी कहा गया इसको। भीतरी कहाँ है सर? बताइए, भीतरी सबको बताइए। आप लोग कमेंट कर बताइएगा भीतरी कहाँ है, मैं देखूंगा कमेंट सबका। गाजीपुर। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं था? आईएएस का प्रश्न है ये। और बिहार पीसीएस क्या करता है कि कभी कभी आईएएस के क्वेश्चन को उठा के डाल देता है, बस स्टेटमेंट ऊपर नीचे कर देता है। इसमें कौन सा कारण नहीं था बताना है। कौन सा कारण नहीं था? हुन का आक्रमण हुआ था उस काल में, स्कंदगुप्त के समय। प्रशासन का सामाजिकरण ढांचा हो गया था, क्योंकि महाराजा धीराज परम भट्टारक को उपाधि लेने लगे तो समझिए कि कोई न कोई छोटा राजा होगा, यानी सामांतिकरण हो चुका था। और अरब आक्रमण हुआ था उसमें? नहीं हुआ था। हाँ, और उत्तरवर्ती गुप्त द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया, जबकि मेन गुप्त शासक जो थे वो ब्राह्मण धर्म को अधिक मानने वाले थे। इसीलिए इसके पतन कारण में नहीं था अरब आक्रमण। अरब आक्रमण कब हुआ है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं खोल के। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। शक विजेता, जिसको सकरारी उपाधि धारण किया था इसने। और पश्चिम भारत में अंतिम शक शासक, उसने पश्चिम भारत में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को हराया था। इसने थर्ड को हराया था। उसके बाद इसने सकरारी की उपाधि धारण की थी। सकरारी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इसने व्याघ्र शैली में एक सिक्के चलाए थे। व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। और कौन सा शासक था? बहुत ही फेमस शासक था वो। और इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। वो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान की बात कर रहा हूं। फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, बताना है। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जब यात्रा किया तो उसकी यात्रा वृत्तांत की जो लिखा, पुस्तक लिखा, उसका नाम क्या था? यात्रा वृत्तांत जो है लिखा गया उसके द्वारा, क्या नाम था? वो हेनसांग का था।
इंतु 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 लिखा गया इसके तरह यात्रा वृत्तांत। ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी द्वारा कि उसकी यात्रा वृत्तांत, दोनों का यात्रा वृत्तांत, सियुकी और इंतु दोनों पूछा गया है यात्रा वृत्तांत। निम्नलिखित में कौन सही सुम्मिलित नहीं है? कौन सही सुम्मिलित नहीं है बताना है। कुमारगुप्त प्रथम, मंदसौर अभिलेख, पथिक तक्षशिला अभिलेख, प्रभावती गुप्ता उदय गुरु गुहा अभिलेख और समुद्रगुप्त एरन अभिलेख। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख था और इसी में पहली बार इसने जिक्र किया था पटवाय श्रेणी, रेशम बुनकरों का उल्लेख किया था। पटवाय पूछा गया प्रश्न है, पटवाय श्रेणी या रेशम बुनकरों का उल्लेख, रेशम बुनकरों का उल्लेख किया था। ठीक है। पथिक का तक्षशिला अभिलेख था, सही बात है। पथिक का तक्षशिला अभिलेख था, सही बात है। और प्रभावती गुप्त का उदयगिरी अभिलेख नहीं था। उदयगिरी गुहा अभिलेख जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का था, चंद्रगुप्त द्वितीय का था, जिसमें उसके विजयों का उल्लेख मिलता है, उसके विजयों का उल्लेख मिलता है, विजयों का, पूरे विजयों का उल्लेख मिलता है। और प्रभावती गुप्त का जो था पूना ताम्रपत्र अभिलेख, ताम्रलेख, पूना ताम्रलेख। और समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख था, समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख था। कुमारगुप्त का एक और अभिलेख था, बहुत फेमस था, इंदौर अभिलेख, इंदौर अभिलेख था, जिसमें उसने तैलिक श्रेणी का चर्चा किया है। इंदौर अभिलेख में तैलिक श्रेणी, तेल बेचने वाले श्रेणी का चर्चा किया है। और यह सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछा गया सवाल है। अच्छा बताइए, कुमारगुप्त का नाम बताइए, अन्य नाम, कुमारगुप्त का अन्य नाम बताइए। इसको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, श्री महेंद्र कहा जाता है, महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र कहा जाता है इसका अन्य नाम। सबसे अधिक अभिलेख जारी करने वाला शासक हुआ यह। अच्छा, कुमारगुप्त इतिहास में और क्यों फेमस हुआ? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसके लिए ज्यादा फेमस है। देखिए, इतनी फैक्ट मैं बता दिया इसके बारे में। सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शासक और रानियां, यानी उनकी पटरानी थी, यानी शादी किया था, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम। कुछ गुप्त शासकों ने क्या किया कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी अपने राजनीतिक कूटनीतिक संबंध स्थापित किए, तो उसी में उनकी रानियों का नाम दिया गया है, बताना है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ का नाम था कुमार देवी, जो लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी थी। और इसी से समुद्रगुप्त उत्पन्न हुआ था, जन्म हुआ था, इसलिए समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दहोत्री कहता है। समुद्रगुप्त इसीलिए अपने आप को, समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दहोत्री, दहोत्री का समझते हैं ना आप लोग, दहोत्री कहा है अपने आप को। चलिए दूसरा, समुद्रगुप्त बात बताइए। समुद्रगुप्त की वाइफ का नाम दत्ता देवी था। और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये तो भाई बताना पड़ेगा, बहुत फेमस है। कुबेर नागा, नागा राजकुमारी से शादी की थी, कुबेर नागा से, ये नागा राजकुमारी थी। और एक शादी और किया था ध्रुव देवी से। और कुबेर नागा से ही किसका जन्म हुआ था? प्रभावती गुप्त का, प्रभावती गुप्त का जन्म हुआ था।
अच्छा, प्रभावती युद्ध की शादी किससे हुई थी? किस राजा से हुई थी? बाद में उसको हड़प लिया गया। प्रभावती युद्ध की शादी हुई थी वाकटक शासक रुद्रसेन टू, वाकटक शासक, इधर लिख देते हैं, रुद्र सिंह टू से हुआ था। चंद्र द्वितीय के पुत्र थे कुमारगुप्त, थे ना? तो कुमारगुप्त प्रथम शादी किससे हुई? अनंत देवी से, अनंत देवी से। चलिए, इतनी जानकारी आपको प्राप्त हुई, ठीक है। अच्छा, कुमारगुप्त का शादी कहाँ हुआ है? उसके लिए उसने भेजा था कालिदास को, उसके दरबार में भेजा था कि जाइए वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए। ये पूछेगा नहीं, एक मैं कहानी की बता रहा हूं कि जाइए उनसे बात करके आइए। तो कदम शासक के दरबार में भेजा था, और कदम वंश की रानी, कदम वंश की ये राजकुमारी थी अनंत देवी। और किसको भेजा था इसने? कालिदास को भेजा था कि जाइए वैवाहिक संबंध प्रस्ताव लेके जाइए उनके पास। ईसा की तीसरी शताब्दी जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर किस पे हो गए थे? यह प्रश्न आईएएस का प्रश्न था कि कौन से मार्ग पे ईसा की तीसरी शताब्दी में हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था और भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे, वो नाम बताना है। किस पे लोग कब्जा कर चुके थे? तो दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार करना शुरू कर दिया था। कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? क्यों? भरौज भी तो यूज करते थे हम लोग, पूरी भरौज, कल्याण, सब का यूज किया हमने। गुप्त काल में भारतीय व्यापारी, उत्तर भारतीय व्यापारी, भाई ये है भारत का नक्शा। हमारे तामली बंदरगाह यहाँ पे है, गुजरात में भरौज बंदरगाह है, कल्याण महाराष्ट्र में पड़ता है, और यही भरौज हो गया काम्बे में पड़ता है यहाँ पे। तो उत्तर भारतीय व्यापारी यदि उसको दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार करना है, तामली बंदरगाह का यूज करेगा, और इधर अरब सागर से व्यापार करना है, उसको पश्चिम मार्ग में व्यापार करना है, तो ये तीनों पोर्ट का यूज करेगा। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। व्यापार तो करेगा ही करेगा ना। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी तक बनाए रखे थे। निम्नलिखित में कौन सी बंगाल खाड़ी की उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? प्राचीन काल और मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण की तकनीक उपलब्ध थे। यह नहीं है। इस उद्देश्य के लिए कि दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया था। यह आईएएस का प्रश्न है। बंगाल की खाड़ी में चलने वाले मानसूनी हवाओं ने समुद्री तह को सुगम बना दिया था। तो क्या आंसर होगा इसमें, बताइए? हाँ, बंगाल की खाड़ी में चलने वाले मानसून हवाओं ने समुद्री तह को सुगम बना दिया था। आईएएस का प्रश्न है ये। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में उन्नत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानक, कीमतों का सुनिश्चित करता था, और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी होता था। क्या होगा जवाब इसका? जब भी आप देखेंगे प्राचीन भारत में जो व्यापारिक गतिविधियां थी, तो उनके लिए अलग व्यापारिक संगठन था श्रेणी नाम से, और जो श्रेणी जो था वो स्वतंत्र हुआ करता था, सिर्फ टैक्स देने का काम का राजा का था। यानी श्रेणी में भी जो प्रमुख होंगे वो राजा के प्रति प्रत्यक्ष नहीं होंगे, सिर्फ टैक्स देने के प्रति कृतज्ञ होंगे। तो पहला स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाता है। हाँ, श्रेणी वेतन काम करता था, नियम रहता था, कीमत करता था, ये भी तय करता था, और श्रेणी का अपने सदस्य पे न्यायिक अधिकार होता था।
इनका अलग सिस्टम था, सिर्फ टैक्स देने की सिस्टम बाकी थी। तो 2 और 3 आईएएस प्रश्न है, ये आईएएस का प्रश्न है ये। निम्नलिखित बीस वाला चलिए, इसमें क्या दिक्कत है, इसके आंसर खर्च हो जाते हैं। हेलो गाइस, अरे देखिए प्रश्न क्या है, तो बीच में खराश आ गया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के अधीन पंजीकृत था, ये गलत बात है। कोई पंजीकरण नहीं होता था और न उनका प्रमुख राजा हुआ करता था, उनका अलग संगठन था, सिर्फ टैक्स देने के अधिकार थे वो लोग। श्रेणी अपना ही वेतन, काम करने के नियम, मानक और कीमतों की सूचित करता था, ये बात सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी बात सदस्य है। तो क्या होगा, केवल 2 और 3 इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 में है, निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में अपनी आरु विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? तो सौमिल, शूद्रक, शौनक और सुश्रुत। शूद्रक जो था नाटकार था, गुप्त काल का ही था। मैं पूछा है प्रश्न आरु विज्ञान विषयक, नाटकार था, गुप्त काल का था। शौनक ऋग्वेदीन कालीन था, ऋग्वेद काल का था, ऋग्वेद काल का था। और जो सुश्रुत जो था सल क्रिया चिकित्सक जानकार था, सल क्रिया का था। तो इसमें आरु विज्ञान की बात कहा गई। तो और आयोग ने इसका आंसर डी दिया था, याद रखिएगा, आयोग ने इसका आंसर डी दिया था, मगर वो रॉन्ग था आंसर, इसलिए इसका स्टार मार लीजिएगा आंसर आप लोग। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन राइट है, सही है? प्रथम शती ईसा पूर्व में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम हो गया था। शैल औजार की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तीसरी सदी में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। और 5वीं सदी में ईस्वी में कोण की जया का सिद्धांत ज्ञात हो चुका था। और 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हो चुका था। तो इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है, वैज्ञानिक प्रगति हुई थी प्राचीन कालीन भारत में, वो सही उत्तर बताना है आप लोग को। 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। दूसरा गलत है, क्योंकि यह मानव शरीर के अंग प्रत्यारोपण की बात अभी तक नहीं की गई थी। हाँ, 5वीं सदी में कोण के जय सिद्धांत, 5वीं सदी कहने का तात्पर्य आपका हुआ गुप्त काल, और गुप्त काल में कोण के जय सिद्धांत आ चुके थे। और 7वीं सदी कहने का अर्थ हुआ 6ठा ईस्वी में, और इसमें चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ब्रह्मगुप्त दे चुके थे। तो उसके बाद प्रथम में विशिष्ट शैल औजार का उपयोग होने लगा था। तो 1 3 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वो कहां स्थित था? भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक किसका अस्पताल का उल्लेख किया है, वो कहां है बताना है। कमेंट करके बताएंगे जवाब, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूं ब्लैंक, क्योंकि यूनिक प्रश्न है ये, मुझे तो आंसर पता है इसका। फाहियान जो है यहाँ यात्रा करेगा, वही तो करेगा जिक्र इसका, बता ही देता हूं इसका।
उसने पाटलिपुत्र में एक चिकित्सालय का जिक्र किया था उसने। फिर भी आप लोग आंसर पे टिक नहीं मार रहे हैं, कमेंट करना है आप लोगों को। देखते हैं कितने बच्चे इस पे कमेंट कर पाते हैं। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में निम्न में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था? कौन फलित ज्योति से संबंधित था बताना है आप लोग को। फलित ज्योति से संबंधित था बताना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न की मैं जिक्र करता हूं। एक तो कालिदास थे, कालिदास थे। दूसरा अमर सिंह थे। अमर सिंह किस चीज का विज्ञाता थे? ये अमर सिंह ये कोशकार थे, मतलब लेक्सोग्राफी जो उसको बोलते हैं हम लोग, कोशकार थे ये। कालिदास तो भाई विद्वान थे, इन्होंने अनंत किताबें लिखी हैं। उसका धन्वंतरी का नाम आता है, धन्वंतरी का नाम आता है। धन्वंतरी किसके लिए फेमस था? चिकित्सक था, चिकित्सक था धन्वंतरी। याद रखिएगा, सबके बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैं लिखता हूं। उसका धन्वंतरी के बाद कौन आता है? वराहमिहिर। वराहमिहिर, वराहमिहिर किसके लिए फेमस था? खगोल विज्ञानी था ये, खगोल विज्ञानी था। खगोल एस्ट्रोलॉजी में था। उसके बाद बढ़ाने के बाद आता है शंकु। शंकु था जो वास्तुकार था, वास्तुकार था शंकु। उसके बाद आता है इसका वरुचि का नाम आता है। वरुचि व्याकरण का ज्ञाता था। वरुचि जो व्याकरणक था, यानी विद्वान था, व्याकरण का ज्ञाता था, व्याकरण जैसे संबंधी किताबें लिखता था। उसके बाद आता है छपनक, जो फलित ज्योति का जिसके बारे में पूछा है वो था छपनक। छपनक भी इसमें आ गया नाम, छपनक फलित ज्योतिष का ज्ञाता था। और बचा कौन अब? बेताल भट्ट और घट का अपर बेताल भट्ट। बेताल भट्ट ये किसका ज्ञाता था? बेताल भट्ट ज्ञाता था, जादूगर था ये, जादूगर। सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछेगा, पूछेगा जरूर। और घट कपर जो था महान कूटनीतिज्ञ था। यहां लिखते हैं घट कपर जो बोलते हैं, कापर बोलते हैं, महान कूटनीतिज्ञ था ये, महान कूटनीतिज्ञ था। 9 रत्न ऐसे नहीं कहा गया इनके बारे में, सब अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट थे ये लोग। इनमें किसने अपनी पहली बार यह व्याख्या की है कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? और जो विदेश में विद्वान जो बाद में दिए सूर्योदय सूर्यास्त होता है, ये चीज होती है, वो हमारे विद्वानों ने पहले ही दे चुके हैं। बताइए किस पुस्तक में लिखी गई है? किसने कहा था? एक बुक था आर्यभट्टियम, जो गणितज्ञ था, उसने आर्यभट्ट पुस्तक में, आर्यभट्टियम जो पुस्तक था उसमें इसको मेंशन किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। ये रहा गुप्त काल के इंपॉर्टेंट प्रश्न, आईएएस से लेके बीपीसी तक का। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स।